हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप सो बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट बनाएंगे फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है और जिस बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखना। ऊपर मैं स्क्रीन के टॉप में लिंक भेज दूंगा, उसे क्लिक करो और देख लो। अच्छा, अभी तक हमने बात कर ली है शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध कब से कब तक चला, ये सब बारे में हमने जाना कि एक दूसरे के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिकन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों ने कौन कौन से एलिगेशन लगाकर एक दूसरे को कोल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ कौन कौन से नए नए सैनिक ग्रुप बने, नाटो, सीटो, सेंटो, ये सारी बातें हमने करी। आज हम बात करेंगे इस सेकंड पार्ट में, जो कि शीत युद्ध का दौर फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। एक ऐसा मिसाइल संकट जिसके बारे में दुनिया में कहा जाता है कि अगर ये हो जाता, यानी ये जो संकट है ये वाकई में तब्दील हो जाता, तो आज दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। एक बार मैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, क्योंकि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का, क्यूबा मिसाइल संकट। था क्या क्यूबा मिसाइल संकट, मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ। साल था 1962। 18 दिन तक का एक ऐसा संघर्ष जिसमें पूरी दुनिया को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पर है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी दुनिया कायम रही। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न, विश्व में किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। लेकिन 1945 में ये बात क्लियर हो गई थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया, कि अब जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हथियार आ चुके हैं जो पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक बार नहीं, कई बार, इतने खतरनाक हैवी वेपन्स। और इसी बात का डर था, और इसी बात के डर से ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ है, अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, एक छोटा सा देश। ये बात थी सन 1962 की, 1962 की। और इस दौरान पर अमेरिका को जो लीड कर रहे थे, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, जॉन एफ कैनेडी, और वहीं पर दूसरी तरफ जो सोवियत संघ को लीड कर रहे थे उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ थे और अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। और क्यूबा एक ऐसा देश था जो था तो अमेरिका का पड़ोसी देश, लेकिन वहाँ पर जो था दबदबा सोवियत संघ का था। और इसी कारण से, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोवियत संघ ने अमेरिका से बदला लेने के लिए, या अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। और ये जो मिसाइलें तैनात की गई, ये मिसाइलें ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं थी, इनका निशाना अमेरिका था। ये बात जब अमेरिका के खुफिया विभाग से अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पहुंची, तो उस समय बहुत बड़ा बवाल कटा और दुनिया को लगा कि इस बार पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि तब तक परमाणु बम बन चुके थे। लेकिन जैसे तैसे पूरी दुनिया का जो एक खतरा था ये टला, और दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने से बची। देश माने, अमेरिका ने दबाव बनाया कि रशिया ने जो भी, यानी सोवियत संघ ने जितनी भी मिसाइलें क्यूबा पर लगाई हुई है अमेरिका के खिलाफ, उन सबको हटा लिया जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और वैश्विक यानी विश्व स्तर का दबाव पड़ने के कारण यूएसएसआर ने ऐसा ही किया और उसने मिसाइलों को हटवा लिया, जिसके कारण ये तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा। पढ़ते हैं एक बार डिटेल्स में, कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो पढ़ के और अच्छे से क्लियर होंगे। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, हम पहले भी तो हम जान लेते हैं क्यूबा क्या है। तो आपकी स्क्रीन के सामने देख लो, क्यूबा ये देश है। और ये देश को अगर आप गौर से देखोगे, कितना छोटा देश है अमेरिका के मुकाबले। लेट्स सी, देखो, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश है। मैंने पहले ही बताया, ये अमेरिका का एक पड़ोसी देश था। किसी समय यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का बोलबाला था एज यूजुअल। लेकिन शीत युद्ध के दौरान कुछ शक होता है कि भाई मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, और अगर मेरे दोस्त का कोई दुश्मन है, यानी मेरा कोई दुश्मन है और उस दुश्मन का कोई दोस्त है, तो वो भी तो मेरा दुश्मन हुआ। सेम ऐसे ही अमेरिका कैपिटलिज्म को एडमायर करता था, लेकिन सोशलिज्म का वो खंडन करता था, विरोध करता था, कंडेम करता था। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं क्यूबा पर इसका गुस्सा निकला। देखो,
वो बोलता है शक के कारण सोवियत संघ ने इसके चारों ओर मिसाइलें लगवा दी। इन मिसाइलों को लगाने के पीछे निम्न कारण थे। पहला कारण, सोवियत संघ, अच्छा कुछ कारण भी थे, ये बात ध्यान रखनी है कि सोवियत संघ क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। क्यूबा में मौजूद सैनिक अड्डा क्यों? क्योंकि क्यूबा को वो एज अ यूज़ करना चाहता था कि कल को अगर सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका जाता है तो अमेरिका के ऊपर वो सबसे करीब, सबसे पड़ोसी देश के साथ हमला कर सके, और जब तक अमेरिका हमला करता सोवियत संघ पर, उससे पहले ही अमेरिका तबाह हो जाए। दूसरा पॉइंट, क्यूबा में मौजूद पर्याप्त संसाधनों का लाभ सोवियत संघ उठाना चाहता था। छोटा देश था तो सोवियत संघ चाहता था इसके संसाधनों का इस्तेमाल ही कर लिया जाए। सोवियत संघ को यह शक था कि क्यूबा में साम्यवादी विचारधारा होने से अमेरिका इस पर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो वही अपने छोटे मित्र देश को बचाने के लिए क्यूबा पर उसने मिसाइलें लगवाई। सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक सहायता देता था और इसी वजह से क्यूबा के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ और सोवियत संघ को खुश करने के लिए वहाँ पर ये प्रस्ताव मान लिया और मिसाइलों को तैनात करने पर राजी हो गए। क्यूबा को सोवियत संघ कूटनीति के लिहाज से इस्तेमाल करना चाहता था और सबसे बड़ी बात यही है कि सोवियत संघ उसे कूटनीति के हिसाब से अगर हम बात करें, डिप्लोमेसी क्या थी उसकी, कि वो उसे एज अ यूज़ करेगा अमेरिका के खिलाफ, और यही कारण था जिससे सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात की ताकि वो अमेरिका पर हमला कर सके। लेकिन ये बात जब पता लगी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, तो बवाल मच गया। हालांकि ये कभी भी ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ गया नहीं, क्योंकि इसका मैंने बताया रीज़न क्या था। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं एक समय के बाद 18 दिन तक ये सिचुएशन बनी रही और फाइनली अमेरिका से, यानी अमेरिका के खौफ में आकर बोल सकते हैं हम, सोवियत संघ ने क्या किया, उन मिसाइलों को हटा लिया। इन्हीं वजहों से सोवियत संघ ने क्यूबा के चारों ओर मिसाइलें तैनात कर दी, जिसमें अमेरिका में हलचल बढ़ गई और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने मिसाइलों को हटाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में युद्ध का माहौल बन गया। लेकिन युद्ध के भारी नुकसान को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का निर्णय लिया, जिससे यह संकट टल गया और विश्व इतिहास में ये सिर्फ और सिर्फ एक घटना कहलाई, न कि एक युद्ध के रूप में जाना गया। और क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि दोनों देशों को पता था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितना नुकसान नहीं हुआ है, अगर ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो दोनों देश उस समय संपन्न थे न्यूक्लियर पावर से। एक दूसरे पे भी अगर वो बम गिराते तो इतना नुकसान होता कि उनका तो अस्तित्व खत्म होता, इस पूरी दुनिया का भी अस्तित्व खत्म हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जहां एक तरफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में टकराव था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नव राष्ट्र जो कि साल 1940 से, या एशिया में बोल लो, अफ्रीका में बोल लो, आज़ादी प्राप्त कर रहे थे, उन देशों में कई ऐसे देश थे जो दोनों विचारधारा, ना ही कैपिटलिज्म और ना ही सोशलिज्म को अपनाना चाहते थे। अब ये जो लोग थे, ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये एक तीसरी पार्टी यानी तीसरी आइडियोलॉजी को अपनाए, जो कि ना तो पूंजीवाद से रिलेट करती हो और ना ही कैपिटलिज्म और ना ही साम्यवाद से। और इसी रूप में इन्होंने एक तीसरी विचारधारा को अपनाया जिसका नाम था NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुटनपेक्स्ता दे। गुटनपेक्स्ता क्या है? गुटनपेक्स्ता विचारधारा क्या होती है? इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बोलते हैं? खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्यों बोलते हैं इसे? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीसरी विचारधारा थी जो कि कोल्ड वॉर के एरा के दौरान आई थी। गुटनपेक्स्ता की शुरुआत 5 राष्ट्रों ने मिलकर की, जिसमें से भारत एक था। बात करते हैं गुटनपेक्स्ता क्या थी और कैसे गुटनपेक्स्ता की आइडियोलॉजी बनी। मोटे मोटे तौर पर मैंने बताया कि गुटनपेक्स्ता को लाने का सिंपल जो कारण था वो यही था कि ये नव राष्ट्र जो 1940 के बाद आज़ाद हुए थे, नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में ये किसी भी देश, ना ही पूंजीवाद और ना ही साम्यवाद के चक्कर में अपने आप को एक बार फिर से गुलाम बना ले और अपने आप को खतरे में डाले। इसी वजह से इन देशों ने इन दोनों विचारधाराओं को फॉलो ना करते हुए अपनी तीसरी विचारधारा को अपनाया, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानी गई। अच्छा, इसी वजह से जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, मैंने बताया ना, उसी दौरान क्या हुआ, भारत में भी चाइना ने अटैक कर रखा था और भारत और चाइना वॉर हो रखा था, और इसी दौरान सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था क्योंकि भारत ने सोवियत संघ की तक की विचारधारा को मना कर दिया था अपनाने से। जानते हैं गुटनपेक्स्ता की विचारधारा क्या थी और क्या कहती है गुटनपेक्स्ता की विचारधारा, है क्या ये नीति?
गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल ना होने से होता है। अब यहाँ पर गुट जो है ग्रुप है, यानी किसी प्रकार की विचारधारा वाले। ऐसी विचारधारा विश्व में तब देखने को मिली जब संपूर्ण विश्व दो विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद में बंट गया था। गुटनिरपेक्षता की नींव 1956 में हुई थी। इसमें उस समय में 5 देशों ने मिलकर इसका समर्थन किया था जो निम्नलिखित है। 1956 में पहली बार वर्ल्ड के सामने एक तीसरी आइडियोलॉजी आई जिसका नाम था गुटनिरपेक्षता। 5 देश जिन्होंने शुरुआत की थी, उनके कौन कौन से देश थे और कौन कौन से जो देश को लीड कर रहे थे, यानी उनके प्रमुख, उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे भारत था, मिस्र था, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लोवाकिया। भारत के उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1956 में हमारे देश को आज़ादी मिले काफ़ी टाइम हो गया था। मिस्र के प्रधानमंत्री उस समय गमाल अब्दुल नासिर थे। घाना के उस समय वामो एंक्रुमा लीड करते थे, प्रमुख थे वो वहाँ के। और इंडोनेशिया प्रधानमंत्री सुकर्णो थे। यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रॉज टिटो थे। और इन्हीं देशों की मदद से साल 1956 में, यानी ईयर 1956 में, फाइनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर्ल्ड के सामने एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में जाना गया। अब बात करते हैं इसकी कितनी बैठकें हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को मेनली डाटा जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में रिटर्न होता है। तो सितंबर 1961 में यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। यानी 1961 में इस ग्रुप का पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। उस समय इसमें 25 देश, सितंबर 1961 में यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में सबसे पहले गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ। यानी गुटनिरपेक्ष विचारधारा जिन देशों ने अपनाई उसका पहला सम्मेलन साल 1961 में हुआ। याद रखना, उस समय तक गुटनिरपेक्षता की विचारधारा को 25 देशों ने अपना लिया था। साल 2006 में इसके 14 सम्मेलन हो चुके थे, यानी 14वां सम्मेलन हुआ। और तब उसकी सदस्य संख्या बढ़ गई, 116 देश हो गए, यानी 160 कंट्रीज हो गई। और करंट में अभी जो गुटनिरपेक्षता की विचारधारा को अपनाते हैं उन देशों की संख्या आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, गुटनिरपेक्षता को लाया क्यों गया? तो ऑब्वियस सी बात है, ना पूंजीवाद ना साम्यवाद, यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को हटकर एक तीसरी विचारधारा जहाँ पर कोई भी देश किसी का गुलाम ना हो, जहाँ पर कोई भी बड़ा देश किसी छोटे देश पर दबाव ना बना पाए, और जहाँ पर सब देश अपने आप को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो। गरीब देश अपना विकास कर सके और शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर अपना कब्जा ना कर सके, भेदभाव की नीति को ख़त्म किया जा सके, और ऐसे ही जैसे आतंकवाद की नीति ख़त्म हो, विश्व में शांति कायम हो, इसी मुद्दों को लेकर गुटनिरपेक्षता देशों, यानी गुटनिरपेक्षता विचारधारा को इन देशों द्वारा अपनाया गया था। जानते हैं उद्देश्य क्या थे? गुटनिरपेक्षता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है? तो वही कब्जा करने वाली पॉलिसी, जहाँ एक बड़ा देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, नष्ट करते हुए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन करना था। विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना था। हथियारों के विकास पर रोक लगाते हुए निशस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देना था। एशिया व अफ्रीका जैसे देशों में चल रहे रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करना था। वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देना था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना था। तो ये मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता के क्या थे? उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता जो था विचारधारा या गुटनिरपेक्षता विचारधारा का इस विश्व में आगमन हुआ और कई सारे देशों ने इसे अपनाया।